मोल होता क्या है सर, यही बताओ हमें सबसे पहले। डाल्टन ने बताया था कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये एटम्स की बनी हुई है। बेटा इस एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होना चाहिए मेरे बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कह रहा है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट कर दिया, तो बताओ कितने मोल CO2 मिलेगा। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो बेटा जी, मैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूं इस नई सीरीज में जो आप लोगों के लिए बेटा हम लोगों ने लॉन्च करी है, जिसका नाम है माइंड मैप सीरीज। इस सीरीज का पर्पज है बच्चों को बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हर एक चैप्टर का बेटा बहुत अच्छे से एक क्विक रिवीजन करा देना। ये बहुत यूजफुल होने वाली है बेटा आप लोगों के लिए। अगर आप ईमानदारी से बेटा अगर इसके लेक्चर्स को देखते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आपको बेटा ये काफी कुछ हेल्प करने जा रहा है आपकी नीट के लिए क्विक रिवीजन में। बहुत मजा आएगा मेरे बेटा, बस ईमानदारी से सुनते जाना। देखो क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, तो बस आपसे एक एक्सपेक्टेशन होगी कि आप लोग ईमानदारी से फुल डेडिकेशन के साथ पूरी कंसंट्रेशन के साथ मेरी बातों को सुनना। तो चलो शुरू करते हैं बेटा विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ये अपनी सीरीज। और आज मैं आपको नीट के सिलेबस का पहला चैप्टर, जिससे बेटा 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्टली आते ही आते हैं, उसको अपन रिवाइज करेंगे और वो है हमारा पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। तो चलो बेटा जी शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को। बहुत बहुत मजा आएगा, बस फोकस से सुनना। ये मान के बेटा अपन लोग पढ़ते हैं कि अब इस दुनिया में सिर्फ आप हैं और मैं हूं, और आपको एक एक चीज को बेटा यहां पे ध्यान से सुनना है। तो चलो शुरू करते हैं मेरे बेटा जी मोल कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में मैं आपको क्या कराऊंगा क्विक रिवीजन में? मैं आपको मोल के बारे में बेटा बहुत कुछ बताऊंगा। ठीक है, मोल से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मोल होता क्या है, इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिर अपन करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म से भी एक क्वेश्चन बेटा हर साल आता है, जिसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारा अपन करेंगे। उसके अलावा बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में। याद है ना बेटा, वो रिएक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको प्रॉब्लम आती है। वो रिएक्शन वाले क्वेश्चन बेटा आज करना सीख जाएंगे अपन। बस ध्यान से सुनना, और साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आपको आइडिया लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं नीट में आने वाले अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पढ़ाई। ठीक है, तो चलो भाई। तो सबसे पहला प्रश्न मेरे बच्चों के मन में यह आता है कि सर मोल कॉन्सेप्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं, मोल होता क्या है सर, यही बताओ हमें सबसे पहले। तो बेटा जी मैं बताता हूं आपको, मोल एक नंबर को बोलते हैं, और वो जो नंबर है वो एक नंबर है बेटा, और वो नंबर होता है आपका 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यस बेटा जी, इस नंबर को अपन बोलते हैं एक मोल। है सर, बात कुछ समझ में नहीं आई कि एक मोल इस नंबर को कैसे बोलते हैं। तो चलो मैं अब आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। मैंने अगर बोला आपको कि मेरे पास 1 मोल मार्कर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मार्कर है। ठीक है भाई, आपने बोला कि आपके पास 1 मोल कंचे हैं, 1 मोल कंचे हैं, तो उसका मतलब आपके पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कंचे हैं। तो इस नंबर को ही बेटा जी एक मोल बोला जाता है। और ये नंबर के बारे में बेटा पहला आइडिया जो कैलकुलेशन करी थी वो एवोगैड्रो ने करी थी, इसीलिए इस नंबर को अपन एवोगैड्रोस नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप कहोगे ठीक है सर, ये तो समझ में आया, 1 मोल इस नंबर को बोलते हैं, परंतु सर ये नंबर आया क्या, कहां से, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो मैं अब आपको बताता हूं बेटा जी। ये पूरी दुनिया, डाल्टन ने बताया था कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये एटम्स की बनी हुई है, और एक एटम के वजन को हम बोलते हैं एटॉमिक वेट। आपको बेटा एटॉमिक वेट, या उन्हीं को हम एटॉमिक मास भी बोल लेते हैं। आपको एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास याद कराए गए हैं? हाँ सर। तो बेटा केमिस्ट्री में चाहे मैं एटॉमिक वेट बोलूं चाहे एटॉमिक मास, उसका एक ही मतलब होता है, एक एटम का वजन। ठीक है सर, हमें तो याद कराए गए हैं एटॉमिक वेट।
जैसे कि आपको याद कराया गया है हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, यस, बट आपने कभी पूछा 1 क्या? तो एटम्स का वजन निकालने की जो यूनिट होती है वो होती है एएमयू। आपका वजन निकालने की यूनिट तो किलोग्राम है भाई, आपका वजन 50 किलोग्राम है, बट एटम का वजन बेटा एएमयू में निकाला जाता है, इसकी यूनिट एएमयू होती है। तो हाइड्रोजन के एक एटम का वजन इज 1 एएमयू। ठीक है सर, ये तो याद है। ऐसे हीलियम का एटॉमिक मास आपको याद कराया गया होगा 4 एएमयू। तो एटम्स का वजन एएमयू में निकलता है। ऐसे और भी कुछ देख लेते हैं जो आपको पता होंगे। सोडियम का एटॉमिक मास आपको याद कराया गया है मेरे बेटा 23 क्या एएमयू। और एएमयू बेटा जी ग्राम से बहुत छोटा होता है, ग्राम से बहुत ज्यादा छोटा है। कितना छोटा है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं बेटा। 1 एएमयू को याद रखना बेटा, ये लगभग 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। बहुत अरबों खरबों गुना छोटा होता है ग्राम से बेटा जी एएमयू। ठीक है सर, अब समझ में आया। और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना याद कराया गया है बेटा 24 क्या एएमयू। ठीक है जी। अगर किसी भी एटम का वजन आप एएमयू में लिखते हो, ठीक है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं मेरे बेटा, एएमयू से रिलेट करके आए हैं। जैसे आपका एटॉमिक मास मतलब आपका मास किलोग्राम से रिलेट होके आया है, उसी प्रकार एटम का मास एएमयू से रिलेट होके आता है मेरे बेटा। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास हैं जो आपको याद कराए गए हैं, और ये एएमयू के रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं। ठीक है सर, इतनी सी बात समझ में आई। ठीक है सर, एटॉमिक मास भी समझ में आया। एक एटम के वजन को अपन बोलते हैं एटॉमिक मास। बट सर ये संख्या कहां से आई, इस संख्या का क्या मतलब है? अब मेरे बेटा जी बहुत ध्यान से समझना। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर एएमयू में लिखा है तो समझ जाना वो एक एटम का वजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 1 एएमयू मतलब वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम है। बिल्कुल सर, बात आ गई समझ में। बट अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, किताबों में आपने देखा होगा एटॉमिक मास ग्राम में लिखे होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 एएमयू होना चाहिए, बट आपने देखा होगा किताबों में 16 ग्राम लिखा होता है। तो 16 ग्राम क्यों लिखा है, अब इस चीज को मेरे बेटा बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट का वजन, सुन लो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बेटा, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, अगर मैं एएमयू में ना लिख के एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दूंगा ना बेटा, तो ये हाइड्रोजन के एक एटम का वजन नहीं है, ये हाइड्रोजन के 1 मोल एटम का वजन है। ओहो हो, तो बेटा इसलिए ये नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी भी एटम के एटॉमिक मास को एएमयू में ना लिखकर आप ग्राम में लिख दोगे, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मतलब ऑक्सीजन के एक एटम का वजन, तो बेटा 16 एएमयू होएगा। बट अगर आप लिख दोगे 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो ये एक एटम का वजन नहीं है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का वजन है। इस चीज को अपनी आत्मा में हमेशा के लिए संभालो मेरे बेटा। क्लियर हो गया अच्छे से? बहुत बढ़िया। और 1 मोल का मतलब इतने एटम्स, 1 मोल एटम बोल रहा हूं तो मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। बहुत बढ़िया। ऐसे ही नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको याद कराया गया है 14। अगर 14 एएमयू बोलोगे तो एक एटम का वजन है, बट नाइट्रोजन 14 ग्राम अगर बोलोगे तो वो एक एटम का वजन नहीं, नाइट्रोजन के 1 मोल एटम का वजन है। क्लियर है मेरे बेटा जी? बहुत बढ़िया। तो 14 ग्राम अगर मैं नाइट्रोजन बोलूंगा तो नाइट्रोजन के एक एटम का वजन नहीं, 1 मोल नाइट्रोजन एटम का वजन है। ठीक है सर, पूरा बोर्ड आत्मा में समा चुका है भाई। मोल के बारे में सुनते ही सबसे पहला क्वेश्चन यही आया था, सर मोल क्या होता है? तो मोल एक संख्या को बोलते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। एवोगैड्रो नंबर भी इसको अपन लोग बोलते हैं। फिर बात आई भाई इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैं सिग्निफिकेंस बताने के लिए मैंने आपको बताया कि एटॉमिक वेट क्या होता है। एटॉमिक वेट का मतलब होता है एक एटम का वजन। एटम्स का वजन का जो स्टैंडर्ड है बेटा, जो यूनिट है वो एएमयू होती है। अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास
आप एएमयू में लिखते हो तो उसके एक एटम का वजन है, बट आप देखते हो किताबों में एटॉमिक मास ग्राम में लिखे हुए हैं। तो अगर एटॉमिक मास एएमयू में ना लिख के किसी भी एलिमेंट का आप ग्राम में लिख दोगे तो वो एक एटम का वजन नहीं है, उस एलिमेंट के एक मोल एटम्स का वजन है। एक मोल का मतलब ये संख्या हो गया। क्लियर हो गया मेरे बेटा जी? बहुत बढ़िया। अब इससे फायदा क्या होता है, आप बेटा जी कोई भी आपको मैं एलिमेंट दे दूं, उसका कुछ वजन दे दूं, आप उसमें नंबर ऑफ एटम बता दोगे। कैसे? एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ लेते हैं मेरे बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला कि आप 48 ग्राम मैग्नीशियम में एटम्स की संख्या निकालो। 48 ग्राम मैग्नीशियम में मैग्नीशियम के कितने एटम होंगे? तो बहुत आसान है मेरे बेटा जी। आपको पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है मेरे बेटा 24। अगर मैं एएमयू बोलूंगा तो मैग्नीशियम के एक एटम का वजन है, बट इसी के एटॉमिक मास को अगर मैं ग्राम में लिख दूंगा तो एक एटम का वजन नहीं, इसके एक मोल एटम्स का वजन होगा। यस सर। तो चलो देखो यहां से कैसे निकल के आता है। मुझे पता है मैग्नीशियम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखूंगा तो मैग्नीशियम के एक मोल एटम का वजन है। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम में एक मोल एटम होंगे। सही बात है, मैग्नीशियम के। हाँ, तो 24 ग्राम मैग्नीशियम में 6.023 को लगभग 6 लिख लेते हैं मेरे बेटा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है भाई। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम में मैग्नीशियम के एक मोल एटम, तो 48 ग्राम में कितने? बहुत बढ़िया। तो कितने एटम? यूनिटरी मेथड हो गया बेटा। जैसे 2 संतरे 4 रुपए के, तो 4 संतरे कितने के? तो बेटा कैसे करते हैं, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, लो जी लो 8 रुपए के। अगर 2 संतरे 4 रुपए के तो 4 संतरे कितने के? कैसे निकालेंगे? ये डिवाइड बाय ये इनटू ये। इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, एकिक नियम। बहुत बढ़िया। तो भाई 24 ग्राम मैग्नीशियम में हमें पता है एक मोल एटम होते हैं, तो 48 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम होंगे? तो ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, लो जी लो, इतने एटम्स होंगे मैग्नीशियम के। हो गया 24 दूनी 48, 6 दूनी 12, 12 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। और कितने मोल होंगे? तो बेटा इसको लिख सकता हूं 12 को 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। हाँ सर लिख सकते हो। तो ये तो हो गया एक मोल एटम। तो मेरे बेटा 2 मोल एटम होंगे 48 ग्राम में। बहुत बढ़िया। अब बच्चा कहता है सर मुझे यहां से तो ठीक है 2 मोल आपने इस लंबे तरीके से निकाल दिए यूनिटरी मेथड से, अगर डायरेक्ट निकालने कितने मोल एटम तो वो कैसे करूंगा सर मैं? तो आज के बाद ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट के कितने मोल एटम है और उसका अगर वजन दिया है तो बेटा जी निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम अगर निकालने हैं और वेट दिया है तो बेटा जी गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट कर देना, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकल जाएंगे। अब कैसे सर? चलो मैं समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। यहां पे 24 ग्राम मैग्नीशियम में एटम पूछ रहा है, तो मुझे निकालना है कितने मोल एटम है। चलो निकालो मैग्नीशियम के कितने मोल। तो बेटा जी गिवन वेट 48 बाय मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24। तो मेरे बेटा जी 24 दूनी 48, लो जी मैग्नीशियम के 2 मोल एटम है कि नहीं? तो बेटा डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। तो बेटा सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि भाई आपको कोई एलिमेंट का वजन दिया होगा और आपको उसमें एटम्स के मोल निकालने होंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। तो पता लग गया 2 मोल एटम, 1 मोल का मतलब होता है 6 इंटू 10 की पावर 23। तो 2 मोल का मतलब हो गया 2 मोल एटम का 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। लो मेरे बेटा जी आपने प्रूव कर दिया। हाँ सर प्रूव हो गया। बिल्कुल सेम चीजें, लंबे मेथड से भी आ गया, शॉर्टकट मेथड से भी आ गया। तो किसी के भी मोल निकालने हैं, मोल्स ऑफ एटम, तो गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है सर, ये तो मोल्स ऑफ एटम निकालना आ गया। ठीक है,
मोल भी अब समझ में आ गया उस संख्या का, इस संख्या का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है जी। अब बेटा सेम बात देखा गया है मॉलिक्यूल्स पर भी एप्लीकेबल होती है। सर वो क्या होता है, अब सुनते जाना बेटा जी। कभी भी अगर दो या दो से ज्यादा एटम चिपकेंगे तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं ऑक्सीजन का O2। O2 इज अ मॉलिक्यूल क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम चिपक रहे हैं। हां सर, तो बेटा इनको मॉलिक्यूल बोलेंगे। O2 इज अ मॉलिक्यूल। N2 नाइट्रोजन के दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं N2। ठीक है, हाई इसमें H2 ये भी मॉलिक्यूल है क्योंकि हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं H2। ठीक है सर, समझ में आया। जिस प्रकार, अब ध्यान से सुनना, जिस प्रकार एक एटम के वजन को एटॉमिक वेट बोलते थे, उसी प्रकार एक मॉलिक्यूल के वजन को मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं मेरे बेटा। तो घबराना मत, आज के बाद कहीं भी मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास लिखा हो मेरे बेटा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है मेरे बेटा जी, बहुत बढ़िया सर। तो इसका मतलब है वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब सर वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं? बड़ा आसान है। एक मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा एटम के चिपकने से बनता है। बेटा इस एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के दो एटम हैं। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। तो दो का हो गया 32। भाई एक ऑक्सीजन एटम का वजन 16 AMU। हाँ सर, एक एटम का वजन तो AMU में होता है। तो दो ऑक्सीजन एटम का वजन 32 AMU। तो एक मॉलिक्यूल का वजन 32 AMU। ऐसे यहां एक मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन एटम का वजन होता है 14 AMU, क्योंकि एटॉमिक मास को AMU में लिखते हैं। तो एक एटम का वजन, तो दो नाइट्रोजन एटम का वजन 14 दूनी 28। तो लो जी 28 AMU में N2 का एक मॉलिक्यूल का वजन है ये। ऐसे ही इसमें हाइड्रोजन के दो एटम, एक हाइड्रोजन एटम का वजन 1 AMU, तो दो हाइड्रोजन एटम का वजन 2 AMU। तो एटॉमिक मास अगर ऐड कर दोगे मेरे बेटा तो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। क्लियर हो गया? अब यहां भी बिल्कुल सेम बात है, यहां भी देखो मोल घुस जाएगा। कैसे मोल घुसेगा सर जी, बता दो ना अपन को। तो सब लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। जिस प्रकार वहां पर एटॉमिक मास को AMU में लिखने पर एक एटम का वजन हो रहा था, और उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखने पर एक मोल एटम का वजन हो रहा था, सेम वे देखा गया है मेरे बेटा। अगर मॉलिक्यूलर वेट AMU में लिखा हो तो एक मॉलिक्यूल का वजन होता है, और मॉलिक्यूलर वेट अगर ग्राम में लिख दोगे ना उसी का, तो वो एक मॉलिक्यूल का वजन नहीं, एक मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है मेरे बेटा जी। बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, सेम बात, अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर AMU में लिखा हुआ है बेटा, तो समझ जाना दिस इज वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल। जैसे यहां देख रहे हो O2 का मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं बोलूंगा 32 AMU, तो ये एक मॉलिक्यूल का वजन है O2 के। बट अगर मैं इसी के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दूंगा तो ये एक मॉलिक्यूल का वजन नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूं O2 32 ग्राम, तो वो O2 के एक मोल मॉलिक्यूल का वजन होएगा। एक मोल का मतलब तो पता है 6 × 10⁻23। हाँ सर, तो वेट ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल होएगा वो। यस सर, और वन मोल का मतलब तो पता है लगभग 6 × 10⁻23। आ गया समझ में? बिल्कुल। तो एक चीज अपनी आत्मा में रखना मेरे बेटा, प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। किसी भी एलिमेंट के, सुनो मेरे साथ रिवाइज करो, मेरे साथ समराइज करो, अरे बोलो ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास AMU में लिखा है तो वो एक एटम का वजन है। ठीक है, और अगर उसी के एटॉमिक मास को आप ग्राम में लिख दोगे तो एक मोल एटम का वजन है। एक मोल का मतलब 6 × 10⁻23। सेम वे एक मॉलिक्यूल का वजन अगर AMU में लिखा है तो एक मॉलिक्यूल का वजन है। ठीक है सर।
अगर उसी के मॉलिक्यूलर मास को मैं ग्राम में लिख दूंगा तो वो एक मॉलिक्यूल का वजन नहीं है, एक मोल मॉलिक्यूल का वजन है, और एक मोल का मतलब ये नंबर होता है मेरे बेटा। आ गया समझ में? अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन कराता हूं, बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। अरे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन है तो क्या हुआ, हर चीज को हम अच्छे से करेंगे। तो आ जाओ मेरे बेटा, अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अब आपसे कह रहा हूं मेरे बेटा, मैंने आपको बोला कि भाई 88 ग्राम 88 ग्राम CO2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे? सोच के बोलो, सोच के बोलो मेरे बेटा, कितने मॉलिक्यूल होंगे 88 ग्राम CO2 में? CO2 कैसे बना? आ जाओ मेरे साथ। एक कार्बन का एटम, दो ऑक्सीजन के एटम चिपक कर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं CO2 का। हाँ सर, तो इसका पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लो आंख बंद करके। कार्बन के एक एटम का वजन 12, दो ऑक्सीजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, मेरे बेटा जी 44 हो गया। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 है, अगर बोलूंगा 44 AMU CO2, AMU में अगर लिखूंगा मॉलिक्यूलर वेट तो एक मॉलिक्यूल का वजन, बट मैं अगर 44 ग्राम लिखूंगा मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में, तो एक मॉलिक्यूल का वजन नहीं, एक मोल मॉलिक्यूल का वजन होगा। हाँ सर, तो 44 ग्राम CO2 में एक मोल मॉलिक्यूल होंगे। हाँ सर, एक मोल का मतलब इतने। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हो तो एक मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है। ठीक है सर, तो 44 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, एक मोल CO2 के, तो 88 ग्राम में कितने? फिर से यूनिटरी मेथड मेरे बेटा, वही बात है, 2 संतरे 4 रुपए के, तो 6 संतरे कितने के? ये डिवाइडेड बाय ये इंटू ये, लो जी लो, 12 रुपए के आ जाएंगे, है कि नहीं? हाँ वही चीज है बेटा, सिंपल। 44 ग्राम CO2 में एक मोल CO2 के मॉलिक्यूल होंगे। हाँ सर, एक मोल का मतलब ये संख्या, तो 44 ग्राम में जब इतने मॉलिक्यूल, तो 88 ग्राम में कितने? तो ये डिवाइडेड बाय ये इंटू में ये। बहुत बढ़िया सर, इतने मॉलिक्यूल होंगे, 44 दूनी 88, तो बेटा ये हो गए 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। लो जी लो, आपको वजन दिया था, आपको एग्जैक्ट मॉलिक्यूल की संख्या पता है, कितने मोल मॉलिक्यूल होंगे? दिस इज 1 मोल, तो लो मेरे बेटा, ये तो 2 इंटू दिस है, तो लो जी 2 मोल मॉलिक्यूल होंगे। 88 ग्राम CO2 में CO2 के 2 मोल मॉलिक्यूल होंगे, पक्का? अब बच्चा कहता है सर ये तो लंबा तरीका है, सर छोटा तरीका बताओ। चलो, जो आलसी लोग हैं उनके लिए छोटा तरीका भी ठीक है मेरे बेटा, तो ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ। अब मेरे बेटा जी, आज के बाद किसी भी मॉलिक्यूल का वजन दिया है और उसमें कितने मोल मॉलिक्यूल हैं अगर ये निकालना है, तो वो बहुत बिल्कुल एटॉमिक मास की तरह ही, अगर नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स के मोल निकालने हैं, तो बेटा गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। बहुत बढ़िया सर जी। अगर एटम्स के मोल निकालने हैं तो बेटा गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, अगर आपको मॉलिक्यूल्स के मोल्स निकालने हैं तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। और ना मानो तो देख लो, मैंने अभी अभी प्रूव किया है मेरे बेटा कि 88 ग्राम CO2 में 2 मोल मॉलिक्यूल होते हैं। चलो CO2 के मोल निकाल के बताओ। गिवन वेट 88 ग्राम, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम। बहुत बढ़िया, लो जी 44 दूनी 88, लो जी CO2 के मोल 88 ग्राम में 2 मोल होंगे। बोलो, प्रूव करते चल रहे हैं हर फॉर्मूले को साथ साथ, झूठ ना बोलो मेरे शेरों। आ गया ना समझ में? बहुत बढ़िया। तो बेटा नीट में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आपको किसी भी एलिमेंट का वजन दे देगा, है ना, और पूछेगा बताओ कितने एटम, निकाल लेंगे। आपको मॉलिक्यूल का वजन दे देगा, पूछेगा बताओ कितने मॉलिक्यूल, बता दोगे ना? बहुत बढ़िया। तो ये वाली चीजें मेरे बेटा ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट को अपनी आत्मा में संभालो। एटॉमिक मास को AMU में लिखेंगे तो एक एटम का वजन, ग्राम में लिखेंगे तो एक मोल एटम का वजन। क्लियर हो गया यहां तक?
बहुत बढ़िया। तो ये नंबर ऑफ एटम मोल क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया मेरे बेटा जी को। अब अपन करने जा रहे हैं मेरे बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स। बहुत ध्यान से देखना बेटा जी। कंसंट्रेशन जो होती है बेटा किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को दिखाता है। बहुत ध्यान से देखना। कंसंट्रेशन क्या होती है मैं बताता हूं। कोई भी सॉल्यूशन मेरे बेटा दो चीजों का मिलके बनता है। हमें दो वाले ही पढ़ने हैं बेटा। एक कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट का मिक्सचर है तो बेटा एक कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्यूट और एक को अपन बोलते हैं सॉल्वेंट। हां सर, ठीक है सर। तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को दिखाता है बेटा कंसंट्रेशन। और बेटा सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को दिखाने के मेरे बेटा 9 तरीके हैं। 9 तरीके हैं बेटा कंसंट्रेशन टर्म। कौन कौन से वो मैं अपने बच्चों को बता देता हूं। तो 9 कंसंट्रेशन टर्म होती है मेरे बेटा, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। पहला होता है मेरे बच्चे परसेंटेज बाय वेट, ठीक है सर। तो सर ये कैसे निकालते हैं। तो बेटा ऊपर में लिखते हैं हम वेट ऑफ सॉल्यूट। अरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट परसेंटेज निकाल देते हैं। तो ऊपर में लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन और बेटा परसेंटेज के लिए 100 कर देते हैं। बहुत आसान है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है सर। दूसरा होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सर इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं। सेम है बिल्कुल, बस फर्क क्या है वेट परसेंटेज ना निकाल के सॉल्यूट का सॉल्यूशन में वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। मतलब ऊपर में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे में लिखेंगे बेटा जी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ इनटू में 100। बहुत बढ़िया सर जी। तो ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो गया। तीसरी कंसंट्रेशन टर्म होती है मेरे बेटा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हमारा बेटा ये बीच वाली चीज है, इसमें वेट बाय वॉल्यूम करते हैं। इसकी यूनिट हमेशा याद रखना ग्राम पर लीटर। ये दिखाता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। तो बेटा इसको अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ऊपर में लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, देखो ना यूनिट से पता लग रहा है। नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होना चाहिए मेरे बेटा, ग्राम पर लीटर। बहुत बढ़िया। तो स्ट्रेंथ दिखाता है वेट ऑफ सॉल्यूट है ना इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को दिखाने के अलग अलग तरीके हैं ये। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म होती है मेरे बेटा मोलैरिटी। ये क्या होता है सर, इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं। मोलैरिटी की यूनिट होती है मेरे बेटा जी मोल्स पर लीटर। ये क्या दिखाता है आप सुन लो। मोलैरिटी दिखाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है सर। तो मोलैरिटी दिखाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं मेरे बेटा, लीटर में होना चाहिए। अगर मिलीलीटर में होगा तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाएगा, वो 1000 पलटी मार के ऊपर आ जाता है। तो यहां 1000 लगेगा अगर वॉल्यूम एमएल में है, अगर लीटर में फिर 1000 की जरूरत नहीं होती। और मोल निकालना तो मैं सिखा चुका हूं ना, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। बट दिक्कत क्या है ना मेरे बेटा जी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ रहा है ना वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जिसमें वॉल्यूम नहीं है, देखो इस वाले में वॉल्यूम नहीं है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। हाँ फिर एक अगली कंसंट्रेशन टर्म आती है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, 5वीं मोलैलिटी। सर ये क्या होता है, इसको छोटे एम से दिखाते हैं। इसकी यूनिट होती है मेरे बेटा मोल्स पर केजी। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये किसी भी सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन में नहीं दिखाता, ये सॉल्वेंट में दिखाता है। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल हैं। तो ऊपर वाली चीज सेम ही है कि सॉल्यूट के कितने मोल हैं, बट 1 लीटर सॉल्यूशन में नहीं, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मेरे शेरो, ठीक है सर। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला ऊपर में लिखेंगे बेटा जी
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। नीचे में लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन, नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, इट शुड बी इन किलोग्राम। अगर ग्राम में है बेटा तो किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, वो 1000 पलटी मार के ऊपर आ जाएगा, तो यहां इंटू 1000 होएगा अगर ग्राम में ले रहे हो। अगर किलोग्राम में तो फिर 1000 की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया सर जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेरे बेटा आओ एक दो क्वेश्चन जरूर करेंगे क्योंकि उससे परफेक्शन आती है। मोलैरिटी आया ना समझ में, मोलैरिटी और मोलैलिटी इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी दिखाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको मेरे बेटा जी, मजा आ जाएगा, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं इन 200 ml सॉल्यूशन, जल्दी से बताएंगे, इन 200 ml सॉल्यूशन 40 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट। ठीक है, NaOH इज प्रेजेंट, तो बता, कह रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बतानी है, बहुत आसान है। क्या है मेरे बेटा, निकाल सकते हैं सारे लोग। मोलैरिटी क्या होता है, जल्दी मुझे बोलो। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होना चाहिए बेटा। अगर मिलीलीटर में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो लीटर के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि पलटी मार के ऊपर चला गया। हाँ बहुत बढ़िया, अब हो गया। सॉल्यूट के मोल चाहिए, बट सॉल्यूट का वजन दिया है मेरे बेटा, तो वजन से मैंने आपको मोल निकालना सिखाया है। कैसे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। सोडियम 23, एक ऑक्सीजन 16, एक हाइड्रोजन 1, मॉलिक्यूलर वेट देख 0, ओहो 40 ही आ गया मेरे बेटा। 1 मोल सॉल्यूट है। हाँ सर, कितने वॉल्यूम में, सॉल्यूशन के 200 ml में। वाह जी वाह, लीटर के लिए 1000 करना ही पड़ेगा मेरे बेटा। लो जी लो, मोलैरिटी 5 आ गई। कितना आसान होता है, बहुत ही आसान है ना मेरे बेटा जी। शाबाश शाबाश, दिल खुश कर देता मेरे बेटा। अब चलो एक मोलैलिटी पर भी करते हैं, आराम से आप लोग मुझे करके बताना मेरे बेटा। मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। 500 ग्राम वाटर कंटेन्स, जल्दी से बताएं, सॉल्व करें मेरे साथ साथ। 500 ग्राम वाटर कंटेन्स, ठीक है, आपका ले लो 20 ग्राम या फिर 9.8 ग्राम H2SO4। ठीक है सर, 9.8 ग्राम H2SO4। कैलकुलेट मोलैलिटी। यस बेटा, आसान है, कर सकते हो। मोलैलिटी पता है मेरे बच्चों को? हाँ, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। मेरे बेटा जी, अगर ग्राम में दिया होगा तो किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। बहुत बढ़िया। आज के बाद ध्यान रखना, पानी हमेशा बेटा सॉल्वेंट होता है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है सर, तो मुझे सॉल्यूट के मोल निकालने हैं, परंतु मुझे तो वेट पता है, तो बेटा मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय, गिवन वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट निकालो। इसका ऐड करना, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 सल्फर का 32, 16 चौके 64, मॉलिक्यूलर मास आ गया 98। ओ जी ओ, लो जी मेरे बेटा, डेसिमल हटाया तो 10, 98 से 98, 1/10, 0.1 मोल सॉल्यूट है जी। 9.8 ग्राम H2SO4 में 0.1 मोल सॉल्यूट है। नीचे में मेरे बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितने में है, सॉल्वेंट तो दिया हुआ है 500 ग्राम, किलोग्राम के लिए तो 1000 करना ही पड़ेगा ना। लो जी लो, 0.1 इंटू 2, मोलैलिटी 0.2 आ गई। आई थिंक एक बेसिक आइडिया लग गया मेरे बेटा जी को। तो मोलैलिटी आना चाहिए। अब अगली कंसंट्रेशन टर्म होती है मेरे बेटा आपका मोल फ्रैक्शन। इसको बहुत ध्यान से देखना, इसको जाई से दिखाते हैं। ठीक है बेटा जी, मान लो बेटा एक बर्तन है, 2 कंपोनेंट का सॉल्यूशन है। ठीक है, इस प्रकार मान लो एक है ए और एक है बी। ठीक है मेरे बेटा, इसके मोल है मान लो बर्तन में Na, इसके मोल है इस मिक्सचर में सॉल्यूशन में Nb। अगर मुझे बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे,
सॉल्यूशन में बी के मोल बाय टोटल मोल, टोटल मोल हो जाएंगे ए के मोल प्लस बी के मोल। लो जी लो, बी का मोल फ्रैक्शन निकल गया। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन में खासियत क्या है मेरे बेटा, हम सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का भी। अब मैं कहता हूं ए का मोल फ्रैक्शन निकालो तो वो होगा सॉल्यूशन में ए के मोल बाय टोटल मोल। ठीक है सर, बहुत आसान है सर ये तो। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन भी आइडिया लग गया। अगला जो बेटा इंपॉर्टेंट टर्म है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम लिखते हैं बेटा इसे शॉर्ट में, पार्ट्स पर मिलियन। बेटा मिलियन का मतलब क्या हो, देखो मैं मतलब समझा दूंगा, इसका बहुत मजा आएगा। बेटा 1 मिलियन, हम लोगों को तो बेटा इंडियन लोगों को मिलियन बिलियन समझ में नहीं आता, लाख करोड़ समझ में आता है। तो बेटा 1 मिलियन 10 लाख को बोलते हैं बेटा, 1 बिलियन 100 करोड़ को बोलते हैं, याद रखना। और 10 लाख होता है 10 की पावर 6। तो पीपीएम ये दिखाता है कि 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। किताबों में आपने गंदी गंदी डेफिनेशन देखी होगी, सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे बेटा, ऊपर में लिखो वेट ऑफ सॉल्यूट, हाँ नीचे में लिखो वेट ऑफ सॉल्यूशन, और बेटा इंटू 10 की पावर 6 कर दो। लो जी आ गया पीपीएम। इतना आसान होता है बेटा ये, हाँ हाँ ऐसे याद रखो ना, किताबी लैंग्वेज को भूलो। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन माने 10 लाख। पीपीएम ये दिखाता है कि 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। अगर मैंने बोला 100 पीपीएम, 100 पीपीएम कैल्शियम कार्बोनेट है इन वाटर सैंपल, तो इसका मतलब 10 लाख ग्राम वाटर में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। ये मतलब होता है पीपीएम का, और फॉर्मूला इतना टुच्चा होता है मेरे बेटा इसका। आ गया समझ में। सेम वे अगली कंसंट्रेशन टर्म होती है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। बेटा जी ये तो और भी आसान है, बिलियन का मतलब 100 करोड़ होता है बेटा, 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़ होता है। हम इंडियंस है ना 1.5 बिलियन, 150 करोड़ तो 10 की पावर 9 होता है बेटा 100 करोड़। तो ये भी वही है, 100 करोड़ ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है? कितने आसान हो गए, इतनी गंदी गंदी डेफिनेशन पढ़ते थे। ठीक है सर, तो 100 करोड़ ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है ये दिखाता है पीपीवी। तो ये भी बड़ा सेम है बिल्कुल पीपीएम जैसा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 9, 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर 9 कर दिया। आई होप मेरे बेटा जी को अच्छे से आ गया। और बेटा जो कंसंट्रेशन टर्म 9वीं होती है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को बहुत डिटेल में रिडॉक्स में किया जाता है बेटा, इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है रिडॉक्स। वो आपका नॉर्मेलिटी वो रिडॉक्स रिएक्शन करने के बाद ही, एन फैक्टर समझने के बाद ही नॉर्मेलिटी समझ में आता है मेरे बेटा। बहुत बढ़िया, कंसंट्रेशन टर्म आ गई मेरे बेटा, सिंपल आपको हर का फॉर्मूला पता है तो आप इन पे बेटा सोच सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बेटा, जिससे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा जी। ठीक है, कराऊं मैं? बहुत बढ़िया, दिल थाम के बैठना। अब मैं कराने जा रहा हूं स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री में बेटा आपने देखा होगा कुछ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अब इनको समझने के लिए मेरी बस एक स्टेटमेंट को मेरे बेटा हमेशा याद रखना, अपने दिल में समा के रखना। दुनिया में कोई भी रिएक्शन होता है ना, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। क्या बोला मैंने? एनी रिएक्शन ऑलवेज अकर्स, एनी रिएक्शन ऑलवेज अकर्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है सर, बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया। दुनिया में कोई भी रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे बैलेंस्ड इक्वेशन बोल रही है। सर बात समझ में नहीं आई, चलो क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आता है मेरे बेटा ये कंसेप्ट। अब बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, मैं आपको कह रहा हूं कैलकुलेट द मोल्स ऑफ CO2 obtained, calculate the moles of CO2 obtained by heating
बाय हीटिंग 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत ध्यान से देखना, कह रहा है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट कर दिया, तो बताओ कितने मोल CO2 मिलेगा। तो बिल्कुल ना घबराना, जब भी कोई रिएक्शन वाला क्वेश्चन आए सबसे पहला काम बैलेंस इक्वेशन लिखनी होती है, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है मेरे बेटा। तो ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़कर बेटा अगर इसको हीट करते हैं तो याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। बैलेंस होना चाहिए हमेशा, मतलब जितने एटम कैल्शियम के यहां उतने यहां होने चाहिए। एक एटम यहां, कैल्शियम का एक एटम, कार्बन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम, एक और 2 3 एटम। ठीक है सर, बैलेंस है। बैलेंस इक्वेशन को पढ़ना कैसे, आप ध्यान से देखें। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, मोल के टर्म में पढ़ना है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर हमेशा देगा 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल CO2। हां सर, आगे वाली संख्या मोल रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा देगा, और देगा ही देगा 1 मोल CO2। बिल्कुल सर, बैलेंस इक्वेशन ऐसा बोल रही है तो ऐसा ही होगा। अब बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल CO2 देगा। यहां पे तो मेरे बेटा इसका मोल नहीं दिया, इसका वजन दिया है, तो मोल निकाल लो। कैसे निकालेंगे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। एक कैल्शियम का 40, एक कार्बन का 12, 16 तिया 48, मॉलिक्यूलर वेट करो मेरे बेटा 100 आ जाएगा। लो जी लो, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो इसके मेरे बेटा 1/10 मतलब 0.1 मोल दिए हुए हैं। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब 0.1 मोल। 1 मोल देता है हमेशा 1 मोल, बट ये पूछ रहा है कि 0.1 मोल कितना देगा। तो जब 1 मोल CO2 देता है तो 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना देगा। यूनिटरी मेथड, भाई जब 1 मोल दे रहा है तो 0.1 मोल कितना देगा, तो ये डिवाइडेड बाय ये इंटू में ये। लो जी लो, आपको 0.1 मोल ही CO2 मिलेगा। आंसर आ गया। तो जब भी कोई रिएक्शन वाला क्वेश्चन आए, इस स्टेटमेंट को तो अपनी आत्मा में संभालो मेरे बेटा जी, ऑलवेज फॉरएवर इसको अपनी आत्मा में संभालो। दुनिया में कोई भी रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलती है। अब सुनो, ठीक है सर, ये तो कर लेंगे। जब भी रिएक्शन वाला क्वेश्चन आए सबसे पहला काम अपन बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा जी। अब प्रॉब्लम बच्चे को कहां आती है, जब रिएक्टेंट 1 से ज्यादा दिया हो। तो सुनो वो कैसे करना है। मान लो बेटा जी, एक बर्तन में हाइड्रोजन मैंने ले लिया 2 मोल, इसी बर्तन में ऑक्सीजन भी ले लिया 2 मोल, और बेटा इनके रिएक्शन से तो पानी बनता है। हां सर, अब ये पूछ रहा है पानी कितने मोल बनेगा। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराने जा रहा हूं, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। अब इसको बहुत ध्यान से देखना, एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। आज तक आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने नहीं आते थे, आज आ जाएंगे बहुत आसानी से मेरे बेटा। सुनो, प्रॉब्लम तब आती है जब रिएक्टेंट 1 से ज्यादा हो। कोई भी ऐसा बेटा क्वेश्चन हो जिसमें रिएक्टेंट 1 से ज्यादा है और रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, तो क्या काम करना है, सबसे पहला काम बैलेंस इक्वेशन लिखो। चलो आओ बैलेंस करते हैं मेरे बेटा। यहां पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर एक ही दिख रहा है, आपको आगे संख्या लगा के बैलेंस करना है हमेशा। तो ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, बट हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 एटम हो गए, तो यहां 2 लगाना ही पड़ेगा, 2 दूनी 4 हो गया बैलेंस। हां, आज के बाद ध्यान रखना, जब भी 2 रिएक्टेंट हो तो दोनों डिसाइड नहीं करते प्रोडक्ट कितना बनेगा, वो डिसाइड करता है जो पहले खत्म हो जाता है, और उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट है जो पहले खत्म हो जाता है, दैट रिएक्टेंट विच गेट्स एग्जॉस्टेड फर्स्ट, जो रिएक्शन में मेरे बेटा पहले खत्म हो जाता है, उसी को मेरे बेटा जी अपन बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है सर, आ गई बात समझ में सर जी। अब सर हमें कैसे पता लगे कि ये डिसाइड करेगा पानी कितना बनेगा या ये, तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं। लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का क्या करो,
जितने भी रिएक्टेंट हैं सबके गिवन मोल, ठीक है ना, जितने मोल दिए हुए हैं डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दो मेरे बेटा, ठीक है। हाँ, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन संख्याओं को बोलते हैं जो बैलेंस इक्वेशन में आगे लगी होती हैं, ठीक है सर। और ये रेशियो निकाल लो, ठीक है। चलो आओ इधर निकालते हैं ये रेशियो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गिवन मोल कितने हैं 2, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो ये आ गया रेशियो 1। गिवन मोल कितने हैं 2, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो ये आ गया मेरे बेटा 2। जिसका ये रेशियो छोटा होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये देखो छोटा है तो मेरे बेटा ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये डिसाइड करेगा मेरे बेटा पानी कितना बनेगा, ये डिसाइड नहीं कर पाएगा। समझ लो, जब भी बेटा दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट दिए हो तो दोनों डिसाइड नहीं करते, कोई एक रिएक्टेंट डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा, और वो डिसाइड करता है जो पहले खत्म हो जाता है। अब हमें कैसे पता लगे पहले कौन खत्म हो रहा है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? तो जितने मोल दिए हुए हैं उसको उसी के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके एक रेशियो निकाल लो। इसका आ गया 1, इसके गिवन मोल 2, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 बैलेंस इक्वेशन में, तो ये आ गया 2। तो जिसका ये रेशियो छोटा होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इस रिएक्शन में ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये डिसाइड करेगा। 2 मोल देता है, 2 मोल, और बर्तन में इसका 2 ही मोल है, तो मेरे बेटा 2 ही मोल बनेगा पानी। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये तो डिसाइड ही नहीं करेगा, क्योंकि 2 मोल देता है बैलेंस के अकॉर्डिंग 2 मोल, तो 2 ही मोल था बर्तन में, तो 2 मोल तो 2 मोल ही देगा, क्योंकि जैसे बैलेंस इक्वेशन बोलती है वैसे ही मेरे बेटा रिएक्शन होता है। ईमानदारी से बोलो, समझ में आया? आज के बाद लिमिटिंग पहचान लोगे। चलो एक और मैं लिमिटिंग पहचानना सिखाता हूं, ईमानदारी से करना मेरे बेटा। एक बर्तन में मान लो ये रिएक्शन है, x 2x प्लस 3y गिविंग z, ठीक है ना? आप बताना मुझे, ये मान लो बैलेंस इक्वेशन है, और मेरे बेटा जी इसके आपको दिए हुए हैं 4 मोल, और मान लो इसके आपको दिए हुए हैं 9 मोल। आपको बताना है z कितने मोल बनेगा। बहुत आसान है, दोनों डिसाइड नहीं करेंगे, वो डिसाइड करेगा जो पहले खत्म हो जाएगा। हाँ सर, तो कौन खत्म होगा? पहले वो रेशियो निकाल लो, लिमिटिंग रिएजेंट वाला। गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 आ गया सर। इसका भी गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये 3 आ गया। ये रेशियो इसका छोटा है तो ये पहले खत्म होगा। दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो यही डिसाइड करेगा कितना बनेगा। 2 मोल दे रहा है 1 मोल, हाँ, तो 2 मोल x दे रहा है, 1 मोल z, तो इसका 4 मोल था, तो 4 मोल कितना देगा? जब 2 मोल 1 मोल दे रहा है तो 4 मोल कितना देगा? ये डिवाइड बाय ये इंटू में ये, लो जी लो, 2 मोल z बनेगा मेरे बेटा। आज के बाद मेरे बेटा जी लिमिटिंग रिएजेंट आपके लिए चुटकी वाला खेल हो चुका है मेरे बेटा। आ गया यहां तक समझ में? बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा जी तो रिएक्शन वाले क्वेश्चन मेरे बच्चे कर सकते हैं। अब मैं अपने बच्चों को कुछ मिसलेनियस चीजें कराता हूं इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टेटमेंट में बताता हूं। बेटा एक प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन होती है एनटीपी एंड एसटीपी, ठीक है ना? ये प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन है। आज के बाद ध्यान रखना, इस कंडीशन पर दुनिया की कोई भी गैस हो उसका 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है। एट एनटीपी एसटीपी 1 मोल ऑफ अ गैस ऑलवेज ऑक्यूपाइज कितना वॉल्यूम? 22.4 लीटर वॉल्यूम। इस चीज को अपनी आत्मा में संभालो। अब बेटा जी किसी गैस का वॉल्यूम दिया होता है आपको, और फिर वहां भी उसके मोल निकालने होते हैं। समझा देता हूं कैसे। जैसे मेरे को दे दिया इन्होंने 44.8 लीटर O2 गैस है एट एनटीपी, ठीक है? कह रहा है बताओ O2 के कितने मोल हैं? तो मुझे पता है 22.4 लीटर में 1 मोल होगा, तो साफ साफ दिख रहा है जब 22.4 लीटर में 1 मोल, ये तो उसका डबल है, तो 44.8 लीटर में 2 मोल ना। हाँ सर, तो वॉल्यूम अगर गैस का दिया है एनटीपी एसटीपी पे, तो मोल निकालने का एक फॉर्मूला है बेटा गैस के मोल निकालने का। क्या? गिवन वॉल्यूम गैस का, गिवन वॉल्यूम, हाँ, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। लीटर में ही लेना बेटा, गिवन वॉल्यूम इन लीटर। तो लो, आया नहीं आया नंबर ऑफ मोल?
देखो ना, गिवन वॉल्यूम था गैस का 44.8 लीटर। हाँ, और 22.4 से डिवाइड कर दो, 22.4 लीटर ही होता है ना। हाँ, तो सर 44.8 बाई 22.4, हाँ सर 2 मोल आ तो जाएगा। तो किसी गैस का अगर वॉल्यूम दिया हो तब भी मेरे बेटा गैस के मोल निकाल सकते हो, O2 के मोल निकल जाएंगे, कितने मोल O2 होगा। आ गया ये भी समझ में मेरे बेटा जी को, शाबाश मेरे बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है मेरे बेटा, बहुत ध्यान से देखना। कई बार किसी गैस की वेपर डेंसिटी देता है, ये वेपर डेंसिटी, हाँ सर वेपर डेंसिटी देता है सर ये। अब सर वेपर डेंसिटी क्या है? वेपर डेंसिटी बेटा किसी भी गैस के मॉलिक्यूलर मास को हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है ठीक है ठीक है। और बेटा अगर कभी भी किसी गैस की ये वेपर डेंसिटी दे रहा है तो उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकल जाता है। इस फॉर्मूले को बस अपनी आत्मा में याद रखना, कई बार इसका यूज होगा बेटा आगे आगे। वेपर डेंसिटी को वीडी से दिखाते हैं अपन। हाँ, अरे वीडी डीवी का उल्टा, मेरा उल्टा कर दे। ठीक है भाई। तो ये सिर्फ गैसेस के लिए निकलती है, अरे नाम से ही पता लग रहा है वेपर डेंसिटी तो मतलब गैसेस के लिए, सॉलिड या लिक्विड की नहीं होती है। ठीक है सर, तो आज के बाद अगर किसी गैस की वेपर डेंसिटी दी है मतलब उस गैस का ये मॉलिक्यूलर वेट आपको देना चाह रहा है। क्लियर हो गया मेरे बेटा? और मेरे बेटा जी, और इस चैप्टर में जो लास्ट चीज आती है जो आपको पता होनी चाहिए वो है मेरे बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये मेरे बेटा आपको पता होने चाहिए। ये 4 लॉ हैं बेटा जो अपन को पढ़ने होते हैं, इनका एक आइडिया होना चाहिए। सुन लो अब ध्यान से। पहला लॉ होता है मेरे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है सर, ये क्या होता है सर बताओ ना अपन को। तो सुनते जाना मेरे प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर आपने रिएक्टेंट 100 ग्राम डाले मान लो बंद बर्तन में, तो भैया अंदर का वजन मान लो सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में या नहीं भी हुए तो मास टोटल 100 ग्राम ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी बंद बर्तन में आपने 100 ग्राम रिएक्टेंट डाले तो वो 150 ग्राम हो जाएंगे प्रोडक्ट बनने पे। नहीं 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 नहीं, मास रिमेन्स कंजर्व्ड। मास तो जितना आपने मास रिएक्टेंट का डाला है प्रोडक्ट उससे ज्यादा नहीं हो सकते, टोटल मास उतना ही रहेगा। मास रिमेन्स कंजर्व्ड। हाँ, इसमें एक बस प्रॉब्लम है मेरे बेटा, एक्सेप्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों सर? क्यों? अरे क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में ना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी हर रिएक्शन में वैलिड है कि मास विल ऑलवेज रिमेन। जितना आप जितने ग्राम, अगर मान लो ना आपने 20 ग्राम रिएक्टेंट डाले तो बेटा हमेशा चाहे कंप्लीट रिएक्शन हो ना हो उस बंद बर्तन में टोटल मास 20 ग्राम ही रहेगा। यही कहता है ये। दूसरा होता है मेरे बेटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सर ये क्या है सर? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये क्या होता है सर? अब इसको भी बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कह रहा है बेटा जैसे मानो तुम कोई कंपाउंड बना रहे हो, मान लो आपने पानी बनाया। अब पानी बनाने के बेटा 50 तरीके हैं, आप किसी अलग अलग रिएक्शन से बना सकते हो, है ना। आप समुद्र से ले आओ पानी, आप नदी से ले आओ, कोई भी सोर्स हो, पानी किसी भी सोर्स से आए, कोई कंपाउंड है वो किसी भी सोर्स से आए, उसमें पानी में हमेशा मेरे बेटा 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से ही चिपका होगा ना। डेफिनेट मास रेशियो में ही चिपकते हैं बेटा एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में देख, H2O में देख लो, 2 हाइड्रोजन का वजन कितना है 1 + 1 2, ऑक्सीजन का एक एटम है 16, तो 2 ग्राम 16 ग्राम से ही चिपकेगा। पानी को किसी भी सोर्स से प्राप्त करो, ऐसी CO2 में देखो कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन 32, तो मेरे बेटा CO2 आप किसी भी सोर्स से प्राप्त करो वो 12:32 के ही रेशियो में मेरे बेटा वो कंबाइन करेंगे। डेफिनेट प्रोपोर्शन नाम से पता लग रहा है। फिर आता है मेरे बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये क्या है सर?
अब इसको मेरे बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है मेरे बच्चे कि दो एलिमेंट अगर कंबाइन कर रहे हैं, दो एलिमेंट अगर कंबाइन कर रहे हैं, मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने कंबाइन करके बनाया H2O और इन्होंने कंपाउंड कंबाइन करके एक और कंपाउंड बनाया, मान लो H2O2, तो कह रहा है एक का फिक्स मास, देखो इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, ठीक है सर। H2O2 में हाइड्रोजन 2 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 दूनी 32 है। तो यही कहता है बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर दो एलिमेंट कंबाइन करके दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं तो एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास, मान लो हाइड्रोजन का फिक्स मास 2 ग्राम, ऑक्सीजन के जिस मास रेशियो से चिपकेगा वो मेरे बेटा सिंपल रेशियो में होंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। देखो ना, पहले ये 16 से चिपका 2 ग्राम, तो यही 2 ग्राम 32 से चिपका, तो 16 और 32 रेशियो में नहीं है, होल नंबर रेशियो में। हाँ सर, ये तो 1:2 के रेशियो में, होल नंबर रेशियो में है सर। हाँ हाँ हाँ, तो यही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आया समझ में कि दो एलिमेंट अगर दो कंपाउंड बनाते हैं तो एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के जिन मासेस से चिपकेगा वो मासेस एक दूसरे के बेटा होल नंबर रेशियो में होंगे, मतलब सिंपल रेशियो में होंगे। क्लियर हो गया? हाँ। और चौथा और इंपॉर्टेंट जो अपन को पढ़ना है वो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ मेरे बेटा ये कहता है अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम है, अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम है मेरे बेटा, तो दो गैसों का अगर गैस के मोल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होएगा मेरे बेटा, ठीक है ना। अगर सेम प्रेशर टेम्परेचर पे हैं दो गैस और उनके मोल सेम है दोनों गैसों के, गैस कोई सी भी हो तो वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी। जैसे मान लो एनटीपी पर 1 मोल चाहे O2 हो, है ना, चाहे 1 मोल N2 हो, कोई भी गैस हो, अब प्रेशर टेम्परेचर दोनों में सेम है, मोल अगर सेम है तो वॉल्यूम भी मेरे बेटा सेम होएगा। यही कहता है मेरे बेटा एवोगैड्रो लॉ। कितना महाटुच्चा है। तो मेरे बेटा यही पढ़ने आपको रेसिप्रोकल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एनसीईआरटी से हट चुका है मेरे बेटा जी, ठीक है। आई होप मेरे बेटा मैंने आपको इतने कम समय में बेटा मैक्सिमम चीजें आप लोगों को बताने का मेरे बेटा प्रयास किया है और मैंने इसमें काफी जो मैक्सिमम जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको एंड में मेरे बेटा बता देता हूं कि कहां से क्वेश्चन आता है। इस चीज को बस ध्यान से देख लेना। एक सबसे मेन चीज बेटा, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्वेश्चन आ सकता है बेटा। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बेटा जी नीट का, ठीक है। उसके अलावा मेरे बेटा आपका कंसंट्रेशन टर्म में भी मोलैरिटी, मोलैलिटी, बेटा इनसे तो क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं बेटा, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। उसके बाद मेरे बेटा लिमिटिंग रिएजेंट थोड़ा अच्छे से करना है, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मेरे बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। और बच्चे हमने मैक्सिमम पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के, मैंने इस बेटा थोड़े से समय में रिवाइज करने का प्रयास किया है। आई होप मेरे बेटा आपको समझ में आया होगा। और मैं जाते जाते बस अपने बच्चों से एक चीज जरूर बोलूंगा मेरे बेटा, आप में बेटा पूरा दम है डॉक्टर बनने का, नीट फोड़ने का। आप जैसे ही बच्चे डॉक्टर बनते हैं, बस हिम्मत मत हारना मेरे बेटा। लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव देखो अगर आगे बढ़ना है। कभी भी मेरे बेटा अगर आप नेगेटिव फीलिंग लाओगे अपने प्रति, किसी और के प्रति, तो डेफिनेटली बेटा लाइफ में आप वो अचीव नहीं कर पाओगे जो आपके अंदर कैलिबर है उसके अकॉर्डिंग। तो मेहनत करते रहो, आप फोड़ सकते हो बेटा, आप ही फोड़ोगे। और हम मिलके मचाते हैं ना, और ऐसी बहुत सारी सीरीज आएंगी, डिटेल्ड सीरीज भी हम लोग करेंगे, बट अभी बहुत शॉर्ट में अपन रिवीजन करते हैं मेरे बेटा। तो लगातार बने रहो, अपना प्यार ऐसी बनाए रखो बेटा हमारे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।